अगर आप भी एक ईवी कार लेना चाहते हो तो इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 15 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिनकी वजह से आपको एक ईवी कार कंसिडर नहीं करनी चाहिए। अब इन 15 पॉइंट्स को मेनली मैंने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, क्योंकि जो ईवी कार्स है उनको ये जब बोल के प्रमोट किया जा रहा है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होती हैं। तो जो भी सारे पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ इन दो कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं, जो बताएंगे आपको कि पहले ये कॉस्ट इफेक्टिव कैसे नहीं है, दूसरी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कैसे ये नहीं है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डू शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलो भाई देखो अपने क्या करना है। सबसे पहला जो पॉइंट है, बात करते हैं इसके कॉस्ट से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे जो बायर्स हैं ईवी की तरफ इसीलिए शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि उनको ये कॉस्ट इफेक्टिव लग रही है। उनको लग रहा है यार ये सस्ती पड़ेंगी हमको चलाने में, राइट। सबसे पहला पॉइंट है इनकी अपफ्रंट कॉस्ट। आपको नो डाउट ये चलाने में सस्ती पड़ेंगी, बिजली का खर्चा आपका थोड़ा सा कम आएगा। लगभग 1 से 1.5 रुपये पर किलोमीटर इनकी रनिंग कॉस्ट होती है, बट अपफ्रंट कॉस्ट इनकी बहुत ज़्यादा है। अगर आप एक नॉर्मल ईवी और पेट्रोल कार के प्राइसेस को कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो ईवी है इनकी कॉस्ट एक पेट्रोल कार से 30 से 40% ज़्यादा है। अगर हम बात करें नेक्सॉन के टॉप मॉडल्स की, तो जो नेक्सॉन पेट्रोल मॉडल है उसकी कॉस्ट और ईवी की, नेक्सॉन ईवी की कॉस्ट में आपको 30 से 40% का डिफरेंस लिखेगा। मतलब अगर आपका 10 लाख का बजट है तो एक ईवी लेने के लिए आपको 40% मतलब 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेंगे। 14 लाख रुपए का अपना बजट लेके चलना पड़ेगा, तब जाके आपको वही सेम कार मिलेगी जो आपको पेट्रोल में 10 लाख के लगभग मिल सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी अपफ्रंट कॉस्ट है। अब आप बोलोगे यार अपफ्रंट कॉस्ट तो है, लेकिन मैं चलाने में पैसा बचाऊंगा ना, 1 से 1.5 रुपये किलोमीटर मेरी कॉस्ट आएगी, वहाँ पर मैं पैसे बचाऊंगा, जो मैंने अपफ्रंट कॉस्ट दी है वो मैं रिकवर कर लूँगा। बट ऐसा नहीं है। अगर आपकी रनिंग कम है, लगभग आप एक साल में 10,000 किलोमीटर अपनी गाड़ी को चलाओगे, तो आपको वो अपफ्रंट 30 से 40% जो आपने एक्स्ट्रा कॉस्ट दी है वो रिकवर करने में लगभग लग जाएंगे 8 से 9 साल। 8 से 9 साल लग जाएंगे आपको अपफ्रंट कॉस्ट रिकवर करने में, रनिंग कॉस्ट कम लेके भी चलोगे। अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो वो आपको लगभग 4 से 5 साल फिर भी उसमें अपफ्रंट कॉस्ट रिकवर करने में लगेंगे। तो इसकी कॉस्ट जो है वो अभी तक ज़्यादा ही है ईवी की एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल कार्स। तो रिकवर करने में आपको 8 से 9 साल लग रहे हैं, प्लस जो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मतलब जो 30 से 40% आप अपफ्रंट एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आप पैसा इन्वेस्ट भी करते ना, इन्वेस्ट करोगे उस पर इंटरेस्ट भी आपको मिलता, तो आपके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है। तो मतलब जो अपफ्रंट आप कॉस्ट दे रहे हो वो 8 से 9 साल नहीं ज़्यादा ही आपको लगेंगे रिकवर करने में। तो जब 8 से 9 साल आपके लग रहे हैं तो ईवी चलती हैं बैटरीज़ पे। तो जैसे आपके मोबाइल की बैटरीज रिप्लेस करने के टाइम आ जाता है 2 से 3 साल में, ऐसी ईवी की जो है बैटरी रिप्लेसमेंट का टाइम आ जाएगा 8 से 9 साल बाद। 10 साल तक कंपनीज गारंटी दे रही है कि 10 साल तक बढ़िया चलेंगे, लेकिन 10 साल बाद भी आपको जब ईवी की बैटरी रिप्लेस करनी पड़ेगी तो उसकी कॉस्ट आती है बैटरी रिप्लेसमेंट की अराउंड 40% पूरी कार का। मतलब अगर 10 लाख की गाड़ी है तो 4 लाख की सिर्फ उसमें बैटरी लगी है, तो 4 लाख रुपए आपको अगेन जो आपने कॉस्ट रिकवरी करी थी वो दोबारा से आपको अपनी पॉकेट से देने पड़ जाएंगे अगर वारंटी खत्म हो चुकी है तो। ठीक है जी, 2 पॉइंट ये हो गए। अपफ्रंट कॉस्ट ज़्यादा आती है, बैटरी रिप्लेसमेंट की कॉस्ट ज़्यादा आती है, प्लस जैसे आप इंश्योरेंस बाइक का कराते हो तो आज की डेट में जितना भी हमने रिसर्च किया है उनमें हमने इतना नहीं देखा है कि इंश्योरेंस कंपनीज पूरी की पूरी जो आपकी बैटरी को है जीरो डेप इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही हो। मतलब खुदा ना खास्ता कल को आपका एक्सीडेंट होता है और उसमें बैटरी गाड़ी की डैमेज हो जाती है तो वो बैटरी रिप्लेसमेंट का खर्चा इंश्योरेंस कंपनी नहीं देंगी और आपको अपनी जेब से वो पे करना पड़ेगा। तो अगेन बैटरी रिप्लेसमेंट की कॉस्ट ज़्यादा आएगी, प्लस इंश्योरेंस पे वो कवर नहीं होती है, तो अगेन एक्सीडेंट होता तो ज़्यादा आपका मोटा खर्चा लगने वाला है। प्लस जो इंश्योरेंस की कॉस्ट है वो आपकी ओवरऑल ज़्यादा रहेगी ईवी कार्स की एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल कार्स। वो क्यों? क्योंकि 30 से 40% इनका जो है प्राइस ज़्यादा है ना, तो जब ज़्यादा प्राइस है तो इंश्योरेंस कॉस्ट भी इनकी ज़्यादा आएगी। और इंश्योरेंस तो ऐसा नहीं कि आपका वन टाइम पेमेंट होता है, आपको हर साल इंश्योरेंस का पेमेंट करना पड़ता है, तो हर साल जो है आपको इंश्योरेंस कॉस्ट भी ज़्यादा देनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल कार्स। तो अभी तक हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, अपफ्रंट कॉस्ट, बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट। चौथा पॉइंट से जाने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चौथा पॉइंट है आपका ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अभी आप सपोज 100 यूनिट्स यूज़ कर रहे हो अपने घर में, 100 यूनिट्स का आपको बिल आता है, एंड दिल्ली में अगर आप हो तो 100 यूनिट्स तक तो वैसे भी फ्री मिल रही है, तो आप फ्री में चल रहे थे। अब आपने ले ली ईवी के लिए बेसिकली क्या होता है, एक अलग से मीटर आपको लगाना पड़ता है जो ईवी की मीटर रीडिंग वगैरह करती है, उसके हिसाब से आपको पे करना पड़ता है। बट अभी तक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने डेवलप नहीं किया है जहाँ पे आपको बहुत जल्दी ये जो है मीटर लग जाए। तो अब मीटर आप लगेगा नहीं तो आप अपने नॉर्मल घर के मीटर पे उसको लगाओगे, क्योंकि आपको तो गाड़ी यूज़ करनी है ना, बिना चार्ज के यूज़ कर नहीं सकते, घर पे ही चार्ज करनी है, तो आप नॉर्मल मीटर पे लगा दोगे। जब आपने नॉर्मल मीटर पे इसको लगा दिया है तो ओवरऑल जो आपकी रीडिंग है वो हो जाएगी ज़्यादा। अब
अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल खुद पे करते हो तो आपको ये पता होगा कि अलग अलग स्लैब्स होते हैं जिनके बेसिस पे पर यूनिट प्राइस डिसाइड होता है। अगर आपके सपोज 100 यूनिट से कम है तो 2 रुपये यूनिट मिलती है, 100 रुपये से कम 4 यूनिट, 6 रुपये, 8 रुपये ऐसे ही यूनिट चलती है। तो जब आप EV यूज़ करोगे तो ओवरऑल यूनिट कंजम्पशन आपका ऊपर जाएगा। तो ओवरऑल जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है जो आप 2 रुपये पर यूनिट के हिसाब से दे रहे थे, अब शायद आपको 6 रुपये पर यूनिट के हिसाब से देना पड़ेगा। तो ओवरऑल जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो अगेन कॉस्ट इफेक्टिव तो कहीं से नहीं हुई, कॉस्ट बढ़ी रही है। चौथा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट है ओवरऑल मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। अब जैसे आपको सपोज पेट्रोल गाड़ी आपके पास है तो आपने देखा होगा जनरली जो भी खर्चा होता है एक पेट्रोल गाड़ी में, जब भी सर्विस वगैरह होता है वो इलेक्ट्रिक पार्ट से ज़्यादा रिलेटेड होता है। कभी आपका किसी गाड़ी का कुछ सेंसर हो गया ख़राब, कभी कुछ लाइट नहीं जल रही, कभी AC नहीं चल रहा, तो ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट होती है एक पेट्रोल कार में भी वो इंजन से रिलेटेड कम होती है और इलेक्ट्रिक जो भी आपके सामान लगा रहता है गाड़ी में उससे रिलेटेड ज़्यादा होती है, राइट। और जब आपने पूरी की पूरी गाड़ी ही इलेक्ट्रिक ले ली है तो आपको पता है इलेक्ट्रिक का क्या होता है, एक भी वायर शॉर्ट सर्किट हुई एंड पूरा का पूरा ख़त्म। तो ओवरऑल जो मेंटेनेंस कॉस्ट है आपकी वो भी ज़्यादा बढ़ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो अगेन इसकी बैटरी से रिलेटेड। जैसे आईफोन में आपने फीचर देखा होगा, जब आप नया आईफोन लेते हो तो बैटरी हेल्थ दिखाता है आपको 100%। कुछ टाइम बाद जैसे आप यूज़ करते हो तो वो कम होती रहती है, मतलब क्योंकि बैटरी की कैपेसिटी कम हो रही है। तो ओवरऑल जो है आपको चार्ज बैटरी को ज़्यादा करना पड़ता है, आउटपुट उसमें से कम मिलता है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल की हमने जैसे बात करी, तो जैसे ही आपका 1 साल या 2 साल बाद जैसे बैटरी हेल्थ कम होगी तो आपको चार्ज इस गाड़ी को ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन आपको उसमें रेंज जो है वो कम निकल के आएगी। तो अगेन आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसे जैसे बैटरी डिप्लीट होगी, जल्दी डिप्लीशन होती है तो फिर आपको बैटरी रिप्लेस भी करानी पड़ेगी, बैटरी रिप्लेसमेंट का भी कॉस्ट बढ़ेगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मॉडिफिकेशन से रिलेटेड। अब काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है अपनी गाड़ी में मॉडिफिकेशन कराना पसंद होता है, क्योंकि कार पर्सनलाइज बनती है मॉडिफिकेशन करा के। आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार ये मेरी कार है, इसमें मैंने पर्सनलाइजेशन करा रखा, मॉडिफिकेशन करा रखा। मॉडिफिकेशन जो जनरली लोग कराते हैं वो होता है लाइट से रिलेटेड, कि केबिन लाइट लगा दी, एम्बियंट लाइट लगा दी, रूफ लाइट्स लगा दी, हेलोजन लाइट्स लगा दी, ठीक है। तो ये जो लाइट्स थी, ये सारी जो पावर है वो किससे लेती है, बैटरी से ही लेती है ना। तो अगेन जो ये मॉडिफिकेशंस आप कराओगे इलेक्ट्रिकल, वो आपके अगेन बैटरी को कंज्यूम करेंगी और आपकी बैटरी की अगेन जो हेल्थ है वो धीरे धीरे करके कम होती जाती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप बैटरी को यूज़ करोगे उसकी उतनी ज़्यादा हेल्थ कम होती जाती है, जैसे आपका फ़ोन का सिस्टम है। तो अगेन फिर आपका कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी भी और बैटरी रिप्लेसमेंट भी। तो ये थी कॉस्ट से रिलेटेड। अभी तक मैंने आपको बताया कि जैसे कंपनी जो बेच रही हैं इसको कॉस्ट इफेक्टिव बोल के, वो कैसे ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। ये मानता हूँ मैं, जो EV कार्स है उनकी रनिंग कॉस्ट काफ़ी कम है। जो पेट्रोल में आपको 8 से 10 रुपये पर किलोमीटर की रनिंग कॉस्ट आती है वो EV में आपको 1 से 1.5 रुपये की आएगी। लेकिन जो ओवरऑल कॉस्ट है जिसको आप नेग्लेक्ट कर रहे हो सिर्फ ये पर किलोमीटर वाली कॉस्ट देख के, वो बहुत ज़्यादा है इनकी, कॉस्ट इफेक्टिव तो बिल्कुल नहीं है। अभी बात करते हैं कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जैसे बोल के बेचा जा रहा है EV कार्स को, कैसे ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी नहीं है। और तीसरा एक और पॉइंट है जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, वो थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। अभी बात करते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के बारे में। बट नेक्स्ट पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हमारी वीडियोस पसंद तो आ रही हैं बट उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए। मोटिवेशन मिलता है और ऐसी अच्छी रिसर्च करने का और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा डीप रिसर्च हम आपके लिए कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बैटरी बनाने का जो पोल्यूशन लगता है वो एक पेट्रोल कार या डीजल कार बनने से लगभग 10 गुना ज़्यादा होता है। बैटरी बनने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो होती हैं लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, ग्रेफाइट वगैरह चीज़ों से मिलकर बैटरी बनती है। और इन सब चीज़ों को निकालने के लिए हमें करनी पड़ती है माइनिंग करके ये चीज़ें निकाली जाती है और इनको माइन करने में बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है। तो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल रनिंग पोल्यूशन तो कम करती है, मतलब ज़ीरो एमिशन करती है, बट इसको बनाने में उतना पोल्यूशन लग जाता है जितना शायद एक पेट्रोल कार अगर नॉर्मल एवरेज ड्राइव करे तो उतना एक पेट्रोल कार पूरे अपने लाइफ स्पैन में नहीं करेगी जितना एक इसको बनने में लग गया है। तो जी ये बात होगी बनने में, कार बनने में कितना पोल्यूशन लग रहा है। अभी बात कर लेते हैं जो बोलते हैं लोग कि भाई ज़ीरो एमिशन है, बाद में तो कुछ पोल्यूशन करेगी ही नहीं। तो भाई इंडिया में ना आज की डेट में भी लगभग 70% जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है ना वो कोल से बनती है, मतलब कोयला जला के इलेक्ट्रिसिटी को पैदा किया जाता है। आपकी गाड़ी भले ही ज़ीरो एमिशन कर रही हो लेकिन जो इसको इलेक्ट्रिसिटी चलाने में लग रही है उसका प्रोडक्शन तो अगेन पोल्यूशन फैला रहा है ना। तो मतलब आपको EV चलाना है तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा चाहिए, कोयला ज़्यादा बर्न करना पड़ेगा, पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, तो फिर कहाँ से इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है। यही नहीं, अभी और सुनिए, अगला जो पॉइंट है वो है बैटरी रिसाइकिल का। अब बैटरी तो आपने बना ली, अब जैसे मोबाइल फ़ोन्स की बैटरी मतलब ख़त्म तो रिप्लेस करनी होती है ना, अब उसको डिस्पोज भी तो करना होता है। अच्छा पूरी दुनिया में सोचो, पूरे की पूरे मतलब EV जो है EV हो जाएंगी, इतनी सारी बैटरियाँ कहाँ डिस्पोज करोगे, कैसे रिसाइकिल करोगे उनको डिस्पोज और रिसाइकिल करने में भी पोल्यूशन लगेगा।
कहाँ है फिर एनवायरमेंटल फ्रेंडली, कुछ नहीं है एनवायरमेंटल फ्रेंडली। तो भाई ये बात थी कॉस्ट और एनवायरमेंटल फ्रेंडलीनेस के बारे में, जो आई गेस आपको पता चल गया होगा कितनी कॉस्ट इफेक्टिव है और कितना एनवायरमेंटल फ्रेंडली है ईवी कार्स आज की डेट में। अभी बात कर लेते हैं पीस ऑफ माइंड या इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। क्या आप इतना ईवी को प्रमोट तो कर रहे हो, मतलब लगभग सभी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने बोल दिया कि 2025 या 2030 तक हमारी गाड़ी सबके सब ईवी हो जाएंगी, पेट्रोल और डीजल कार तो हमने बनानी नहीं है। ठीक है जी, बहुत सारी आपने ईवी बना दी, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है, कैसे मतलब आप यूज़ करोगे उनको। सपोज आपको जाना है एक लंबे ट्रिप पे, तो रिफ्यूलिंग करवानी पड़ती है, तो आपको बैटरी चार्ज करानी पड़ेगी अपनी कार की। अब जी कंपनीज बोलती हैं फास्ट चार्जिंग के साथ आ रही हैं, मतलब 20 मिनट में 0 to 80% चार्ज। ठीक है जी, मान लिया, लेकिन 20 मिनट तो वेट करना पड़ेगा। तो चलो ये भी मान लिया, लोग बोलते हैं कि यार ढाबे में खाने के लिए रुकते हो आप, वहाँ पे खा रहे हो, तब तक आपकी ईवी चार्ज हो जाएगी। चलिए ठीक है, ये भी मान लिया। अब सपोज सबकी सब गाड़ियाँ ईवी हो गई हैं, कितने चार्जिंग स्टेशन हो गए? एक चार्जिंग स्टेशन पे एक टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 कार कर लोगे चार्ज एक बार में। 25 स्टेशन लगे हैं, 25 के 25 कार लग गई, तो 20 मिनट का टाइम आपको ब्लॉक हो गया। अब 20 कार और खड़ी हैं लाइन में, तो वहाँ पे 20 मिनट उनका और बढ़ गया, कितना कर लोगे? तो चार्जिंग टाइम जो है बहुत ज़्यादा लगने वाला है। लॉन्ग टूर्स के लिए तो बिल्कुल भी ये फीजिबल नहीं होने वाली है। लॉन्ग टूर्स के आपको पेट्रोल और डीजल ही कार चलेंगी, जहाँ पे 5 से 10 मिनट लगते हैं आपको गाड़ी का फुल टैंक कराने में, और फिर आप चलते रहते हो। ईवी के टाइम पे यही आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि अगर आप सपोज़ किसी ढाबे पे पहुँचे, वहाँ 20 गाड़ियाँ ऑलरेडी लगी हुई हैं, तो 20 मिनट तो आपके ब्लॉक हो गए, प्लस आपको 20 मिनट और चाहिए जब आपकी गाड़ी चार्ज होगी, और ऐसी आपकी लाइन ज़्यादा बड़ी है तो वहाँ पर और टाइम आपको बढ़ता जाएगा। तो इतना फीजिबल ऑप्शन नहीं बनता है लॉन्ग ट्रिप्स के लिए स्पेशली। तो पहली बात, लॉन्ग ड्राइव्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लॉन्ग ड्राइव भी छोड़ दो, घरों में मान लेते हैं, घरों में कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी का? मतलब गर्मियों में ऐसा होता है कि गर्मियों में जब एसी चलना शुरू होते हैं लोगों के, तो 2-2, 3-3 घंटे पावर कट होने लगता है दिल्ली जैसी सिटी में, और आप कह रहे हो कि ईवी भी हम चार्ज करेंगे उसमें, तो कहाँ से आएगा इतनी इलेक्ट्रिसिटी, कैसे प्रोड्यूस करोगे? कोल जो हम कह रहे हैं 70% ऑलरेडी जो है कोल से बिजली को पैदा कर रहे हैं, वो भी जब घरों में देनी है तब। अब जब ईवी भी चार्ज करनी है तो 70% का कितना, मतलब कहाँ से कर लोगे? नेचुरल रिसोर्सेज तो कर ही नहीं सकते, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ है नहीं, अगेन ख़त्म। हाँ, यही नहीं, अभी और सुनिए, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो बोल रही है गवर्नमेंट कि हमने लगा दिए हैं, बहुत सारी कंपनीज भी क्लेम करी कि उन्होंने अपने चार्जिंग स्टेशन बहुत जगह लगा दिए हैं। अब ईवी के जितने भी ओनरशिप रिव्यूज़ मैंने देखे हैं, जितने भी ईवी ओनर से बात करा है, जनरल सा सबको दिक्कत ये होती है कि भाई चार्जिंग स्टेशन तो लगे हैं, आधे ज़्यादा तो ख़राब पड़े रहते हैं, या आधे ज़्यादा तो ऐसे हैं जिनको मतलब यूज़ ही नहीं करना आता। बहुत सारे तो ऐसे भी हैं जिन्होंने मतलब अपना ही एक इकोसिस्टम बना रखा है, जिसमें आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उनका एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके वॉलेट में पैसे रखने पड़ेंगे, तब जाके आपकी ईवी चार्ज होगी, और वही बहुत टाइम मिसमैच होता है। मतलब 15 से 20 मिनट तो सिर्फ उनको कनेक्ट करने में लग जाते हैं, 15 से 20 मिनट कनेक्ट करने में लग गए, आधे से 1 घंटा ईवी चार्ज होने में लग गई, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे एकदम ख़त्म है, ज़ीरो। इंफ्रास्ट्रक्चर तो इस चार्जिंग की बात थी, अभी बात कर लेते हैं इनके मेंटेनेंस के बारे में। अब नॉर्मल जो पेट्रोल या डीजल कार वाला मैकेनिक है, वो ईवी के कार या बाइक तो सर्विस कर नहीं सकता, तो कंपनीज़ को चाहिए ट्रेंड प्रोफेशनल जो इनकी गाड़ियों की सर्विस भी कर सके, आफ्टर सेल्स सर्विस कंपनी प्रोवाइड कर पाए। अगेन जो ईवी ओनर से मैंने सुना है कि जब भी वो जाते हैं सर्विस करवाने अपनी गाड़ियों की, तो वहाँ के जो मैकेनिक है वो इतने एडवांस्ड या इतने ट्रेन नहीं है कि वो बाइक या वो उस कार की सर्विस अच्छे से कर पाए। तो सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभी तक रेडी नहीं है। सबसे लास्ट पॉइंट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है ड्राइविंग फील। अब ईवी कहने के लिए कितनी भी अच्छी हो, बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स है, नेगेटिव्स की हमने बात करी है, लेकिन बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं उनके, लेकिन सबसे बड़ा नेगेटिव है ड्राइविंग फील। मतलब अगर आप कार एंथुजियास्ट हो तो ही आप इस पॉइंट से रिलेट कर पाओगे। अगर आप सिर्फ गाड़ी को ऐसे ट्रीट करते हो कि भाई ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, तो आपके लिए तो बहुत बढ़िया ईवी, लेकिन अगर आप एक कार एंथुजियास्ट हो तो ड्राइविंग फील जो है पेट्रोल और डीजल कार्स का, वो बिल्कुल मिसिंग होता है ईवी कार्स में। मतलब आप ऐसा लगेगा ही नहीं कुछ चला रहे हो, ऐसा लगेगा सोफे पे बैठे पीछे से कोई धक्का दे रहा है, चलते जा रहे हैं, तो ड्राइविंग फील तो एकदम खत्म है। तो ये थे सारे ईवी के नेगेटिव पॉइंट्स जिनकी वजह से आपको फिलहाल एक ईवी कार कंसिडर नहीं करनी चाहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, अगर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।